सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिसमें होता है वो होते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांक और राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांक। मैंने दो भागों में इसको बांटा है। भारत सरकार की कई सारी संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे रिपोर्ट और सूचकांक हर साल आपके आते हैं। तो चलिए एक बार हम सारे रिपोर्ट और सूचकांक एक एक करके देखेंगे। जो जितना इंपॉर्टेंट होगा कि मैं केवल उतना ही बताऊंगा। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक में तीन चीजें आपको जाननी चाहिए। पहली चीज, जारी कौन करता है, जारीकर्ता का नाम। दूसरी चीज, यदि इंटरनेशनल लेवल पे है तो इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग किसकी है, और तीसरी चीज, इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है। बस ये तीन चीजें जान जाएं आप तो रिपोर्ट और सूचकांक में काम हो जाता है। सबसे पहली रिपोर्ट में हम राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक को देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक में पहली रैंकिंग है भारत रैंकिंग 2025। कौन जारी करता है? NIRF रैंकिंग कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी की जाती है। जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उन यूनिवर्सिटीज के लिए ये जारी करता एक, मतलब कि कौन सा संस्थान कौन सी, इसमें मल्टीपल कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी, 8 कैटेगरी बांटी गई है इसमें। ठीक है, और हर कैटेगरी में अलग अलग जो है रैंकिंग है। आपको देखिए एक रैंकिंग बनाएगी ओवरऑल, हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं, जितने भी आपके ओपन यूनिवर्सिटी हैं, कुछ इनोवेशन यूनिवर्सिटी हैं, उन सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंकिंग है। तो टॉप में एक कैटेगरी आपकी ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा एक आपका जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। NIRF रैंकिंग भी इसको कहते हैं, इसी को इंडिया रैंकिंग भी हम कहते हैं। ठीक है, 2016 में सबसे पहली बार जारी किया गया था। तो शुरू में जो है ज्यादा कैटेगरी नहीं थी, अब धीरे धीरे इसको और डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, समावेशी बना रहे हैं। क्या आधार बनाए जाते हैं ये रैंकिंग के? एजुकेशन कैसा चल रहा है, शिक्षण कार्य कैसा चल रहा है, अनुसंधान कैसा है वहां पे, परिणाम रिजल्ट कैसे हैं, प्रसार कैसा है, समावेशिता कैसी है, वहां पे क्या परसेप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी चीजों को लेकर के रैंकिंग बनती है। तो ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग में IIT कौन सा है हमारा? रट जाना है, IIT मद्रास नंबर 1, IIT मद्रास ओवरऑल में। दूसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। तो आप टॉप वाला याद रखना, IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में। अब सभी कैटेगरी का मैं एक एक आपको बता देता हूं। विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज की बात करें, IITs में आपका तो क्लियर, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास। विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान टॉप में। कॉलेज में हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, कॉलेज आपके अलग अलग कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेजेस से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं उसमें से हिंदू। ठीक है, अनुसंधान संस्थान में भी भारतीय विज्ञान संस्थान, तो यूनिवर्सिटी और अनुसंधान संस्थान दोनों में भारतीय विज्ञान संस्थान। इनोवेशन कैटेगरी में, नवाचार कैटेगरी में IIT मद्रास। ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी है आपकी मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू। इग्नू के बारे में जानते हैं, हमारे प्रयागराज की भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, उसका भी स्थान है टॉप 3 में, वो भी आती है। एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी कॉन्सेप्ट है आपका, सिम्बोसिस स्किल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है आपका स्किल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बाकी आपका जो है सतत विकास संस्थान है IIT मद्रास, सतत विकास में आते हैं। प्रबंधन में IIM अहमदाबाद है आपका। ठीक है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द है। ठीक है, फार्मेसी में आता है। चिकित्सा में एम्स दिल्ली है आपका। कानून में NLU, बहुत सारे हमारे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बेंगलुरु आता है उसमें। ठीक है, और बस रफली आप दिमाग में सुन लो। एक आर्किटेक्चर में आता है IIT रुड़की, AIEEE का एग्जाम पहले हुआ करता था, अब ट्रेड बन गई है वो। और एग्रीकल्चर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आती है आपकी नई दिल्ली में स्थित। बस इतनी कैटेगरी है इंडिया रैंकिंग में। ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 में IIT मद्रास है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये दो याद कर लेना बस। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। जस्टिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात होगी कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हमारे देश में। ठीक है, केवल कानून व्यवस्था क्या, न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानून सहायता एजेंसियां, ये 4 पिलर होती है हमारे न्याय के। पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां, ये न्याय व्यवस्था के स्तंभ है। हमारे देश में किस राज्य में क्या स्थिति है इन चारों स्तंभों की? 2019 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 2025 में इसका 4th एडिशन आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरी पूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में
आपका जो है 25 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 में है कर्नाटका, रट जाओ बस। सेकेंड टाइम इसने नंबर 1 हुआ है, दूसरी बार प्रथम स्थान, पिछली बार भी नंबर 1 में था। यानी कि हमारे देश की पुलिसिंग से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सब जगह पे नंबर 1 है। नंबर 1 में कर्नाटका, दूसरे नंबर पे आंध्रा, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, केरला चौथे नंबर पे। तो नंबर 1 भर याद रखना है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े राज्यों में कर्नाटका है, छोटे राज्यों में सिक्किम है। ठीक, क्लियर है। सबसे खराब स्थिति किसकी है? बिहार की। ठीक, चलिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप में कौन है? कर्नाटक, रट जाना है। इसके बाद अगली रिपोर्ट है आपकी पहला पंचायत उन्नति सूचकांक। फर्स्ट टाइम आया है आपका ये, शायद देखो, शायद इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये सूचकांक का काम ये पहली बार जारी किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। और ये ग्राम पंचायतों के बीच में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करता है कि ग्राम पंचायतें किस तरीके से काम कर रही हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो अब इसमें भी मैं ओवरऑल जो हमारे सतत विकास लक्ष्य 17 के 17 आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, याद करना है, याद है? चलो अच्छा, सुनाओ, आप बताओ। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊपर नीचे। हाँ, लैंगिक समानता। हाँ, और ऊर्जा। हाँ, जल, ऊर्जा को स्वच्छता ही बोला, और क्या बोला? चलो ठीक है। जो पता है। वहाँ याद है। ठीक है, अरे बस इतना पर्याप्त है, बहुत कह। अरे बहुत बढ़िया, कर दे, 12वां में हो जाएगा, एग्जाम में लगा के वहाँ गलती नहीं करोगे। सबका ठीक है, मान गया कि आप लोगों को आता है, मैं बोल थोड़ा रहा हूँ कुछ। हाँ ठीक है, तो इसमें कई कैटेगरी बनाई गई, 5 कैटेगरी बनाई गई पंचायतों की भाई, कि आप सतत विकास लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो तो 5 कैटेगरी: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, बिगिनर। एस्पिर सबसे ऊपर वाली अचीवर, अचीवर में कोई नहीं है अभी तक। अचीवर मतलब जिसने प्राप्त कर लिया, तो कोई कहाँ प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी बनती है फ्रंट रनर की। फ्रंट रनर में गुजरात की सबसे ज्यादा पंचायतें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो स्टेट वाइज में गुजरात है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यूपी की 3 फ्रंट रनर हैं। ठीक है, 3 हमारी, एक धनोहरी ग्राम है, पंचायत है लखनऊ की। दूसरी आपकी वनपुर ग्राम है, तेलंगाना की है ये। ठीक है, तो यूपी की टॉप में कौन सी है? धनोहरी ग्राम, ये याद कर लेना है। सबसे ऊपर कौन सी है? बनपुर ग्राम पंचायत, ये आपकी तेलंगाना की है, सीड्स में है। इसको टॉप में स्थान किसको मिला है? वनपुर ग्राम को, तेलंगाना की है। स्टेट वाइज कौन सा टॉप में है? गुजरात, गुजरात की सबसे ज्यादा पंचायत है। वैसे 2 चीजें याद कर लेना है। ठीक है, टॉप पंचायत कौन सी है? वनपुर ग्राम पंचायत। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना की। यूपी की कौन सी टॉप में आई है? धनौरी ग्राम, लखनऊ में। ठीक है, बस। इसका राज्य उच्च ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025। ऊर्जा दक्षता का मतलब समझते हैं, बिजली को लेकर के हमारे देश में क्या स्थिति है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के हमारे देश की क्या स्थिति है। ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के पूरी रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। कौन जारी करता है इसको? हमारे यहाँ का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया जाता है, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन के सहयोग से आपका। ठीक है, तो एक सूचकांक आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में जो है सभी राज्यों का देखा जाता है कि कहाँ पे क्या क्या स्थिति है, कहाँ पे राज्यों को लेकर के। इसमें भी कई कैटेगरी बनाई गई है। अग्रणी राज्य कौन से हैं, सफल राज्य कौन से हैं, दावेदार राज्य कौन से हैं, आकांक्षी राज्य कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे टॉप में है, जो आपको याद रखना है कि दिमाग में, अच्छा सबका अलग अलग जो है वो बनाया गया, तो सबसे टॉप में जो आपका राज्य है सबसे, वो है महाराष्ट्र। बस ये दिमाग में बैठा लेना है, और कुछ मत याद करो। महाराष्ट्र नंबर है राज्य ऊर्जा सूचकांक में, और ज्यादा घुमा फिरा के पूछेगा नहीं। आ जाइए,
ठीक है सब। हाँ, 6 लोगों को झेलना को जबकि सुबह ही फोन करके आए थे कि 12 बजे मुझे सूचना चाहिए। अभी हम कहे कि ऐसा है, अब मानदेय रुकेगा तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं लिख कर देता हूँ। क्या करूँ, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। 40 असल में एआई लगा दिया गया है पोर्टल में। अब वो एक नाम 8 जगह पे है। कोई अपना जो है आधार देना नहीं चाह रहा है, जहाँ दे देगा अगले 7 जगह से कट जाएगा। तो कह रहा है हमारा आधार यहाँ है, हमारा आधार वहाँ है। अब हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमको सूचना दीजिए, चाहे जैसे दीजिए। और वो कैंडिडेट मतदाता बचना चाह रहा है कि एक जगह दे देंगे तो 3 जगह से नाम कट जाएगा। गरीबी से मतदाता बचना चाहेगा। मतदाता एक जगह नहीं वोट देता है। जैसे मेरा हामी है तो यहाँ भी वोट देते हैं, वहाँ भी वोट देते हैं, स्याही मिटा देंगे वहाँ। आप इसलिए देते हैं कि आप तो वो ठीक है, देखिए मतलब सही है। अब मतलब आप जो है सूचिता आ रही है ना, सूचिता स्टैब्लिश्ड हो रही है, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है, करिए, बहुत अच्छा, अच्छी दिशा में प्रयास है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता में महाराष्ट्र आपका, ठीक है, नंबर 1 में। बाकी इसमें मत पढ़ो कुछ भी। श्रेष्ठ राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, के भी आपका भी नया सूचकांक स्टैब्लिशमेंट किया गया है श्रेष्ठ के नाम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस रिपोर्ट जिसका नाम है श्रेष्ठ, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कि कहाँ पे मतलब फार्मेसी की स्थिति क्या है, दवा नियामक प्रणाली कैसी है, गुणवत्ता कैसी, पारदर्शिता कैसी है, ऐसे करके इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे औषधि नियामक को लेकर के असमानता है कि स्टेट वाइज क्या स्थिति है, उसके लिए पूरी की पूरी एक प्रणाली इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो ये एक रैंकिंग है आपकी, और इस रैंकिंग में अभी जो है मतलब ये स्टार्ट किया गया है सूचकांक आपका। इसका अल्टीमेट उद्देश्य है कि राज्यों में औषध नियामक प्राधिकरणों का मूल्यांकन करना, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, निगरानी खामियों को पहचाना और वैश्विक मानकों के हिसाब से उनको काम करना। तो इसमें जो है हर महीने इसकी डेटा और रैंकिंग को लेकर के डेटा इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, तो एक आपका ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसकी रैंकिंग आएगी जल्दी, तो मैं आपको बताऊंगा। श्रेष्ठ आपको बस ये याद रखना है कि राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता, जो स्टेट रेगुलेटरी है हमारे फार्मेसी से जुड़ी हुई, उनको लेकर ये सूचकांक आएगा। नीति आयोग के द्वारा जो है तीसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वीएनआर रिपोर्ट 2025 आपकी राष्ट्रीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है आपकी, थर्ड टाइम आई है। वीएनआर का मतलब है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, ये भी सतत विकास लक्ष्य की दिशा में क्या प्रगति और आकलन हो रही है उसको लेकर के रिपोर्ट है, तीसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 2017 में आई थी, दूसरी 2020 में आई थी, तीसरी 2025 में आई थी। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब सतत विकास लक्ष्य जो आपके हैं उसकी दिशा में भारत कैसे चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, हमारा जो है पूरे भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए हमने जितने भी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो बनाया है वो सब चीजें क्या हैं। तो एक तरीके से जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, स्टेट स्तर पे, सेंट्रल स्तर पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं और किस जो है सतत विकास लक्ष्य का कितना उन्मूलन भारत ने किया है, उसका डेप्थ में आपका जो है ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है आपका नीति आयोग की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, वीएनआर रिपोर्ट। इसमें आपका लक्ष्य वाइज है, गरीबी उन्मूलन में भारत में क्या काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, लैंगिक समानता के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, स्वच्छता के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, सबको लेकर के इसमें ऐड किया गया है, पूरा बताया गया है पूरा। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिपोर्ट को देख लेना, ये मेंस प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद अगला है आपका नीति आयोग की हो गई, अगली रिपोर्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट राज्य विश्वविद्यालय को लेकर के, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी होती हैं उनको लेकर के भी एक रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, हमारी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपको पता हो वो सारे के सारे जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा जो है उसके कुलपति होते हैं, गवर्नर महोदय वो लीड करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विश्व भारती विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए वो प्रधानमंत्री लीड करते हैं, बाकी सारे के सारे आपके कहीं पर कुलपति राष्ट्रपति, कहीं पर उपराष्ट्रपति भी जाते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में, दीक्षांत समारोह वगैरह होते हैं ना। जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है संसद से कानून पारित किया जाता है,
बिना कानून पारित किए कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए विधानसभा से कानून पारित करना होता है, तभी उसका हेड ऑफ कौन करते हैं, गवर्नर या सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देश में, राज्य में जो हमारी जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका वित्त पोषण, वहाँ का प्रशासन, उन सब को लेकर के ये पूरी की पूरी एक नई जो है एक तरीके से इंडेक्स है आपका कि राज्य विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है हमारे देश में। ठीक है, तो अभी पूरे भारत की यदि हम बात करें 2025 तक में पूरे भारत में 495 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी। सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, 43 स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो तो चलता रहता है, डिफॉल्टर लिस्ट भी आती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे गलत प्रैक्टिस होती है वहाँ पर जो है डिफॉल्टर भी होती है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये पूरा एक रोजगार सा खोल दिया है, डॉक्यूमेंट लाखों रुपए के बिकते हैं वहाँ पे। आप पढ़िए ना पढ़िए, बैक डेट का ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो वो भी प्रैक्टिस को खिलाफ भी उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। नंबर 1 में कौन सी है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, यूपी का तीसरा स्थान है, बस ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे इसमें बातें हैं, मैं सारी बातें बताना नहीं चाहता, नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बाकी आप बुक में देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं, नीति आयोग की राज्य विश्वविद्यालय लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट किससे जुड़ी हुई है आपकी, हाँ क्या है लीड्स रिपोर्ट आपकी? लीड्स रिपोर्ट आपकी, ये रिपोर्ट 2024 की है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है हमारा, उसको लेकर के रिपोर्ट आपकी जारी की गई कि राज्य और देश के अंदर सेंट्रल लेवल पे लॉजिस्टिक प्रदर्शन कैसा है, किस स्टेट के पास। लॉजिस्टिक समझते हैं क्या होता है? आधारभूत संरचना नहीं कहिए, एक तरीके से व्यापार मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीके से वेयर हाउसेस टाइप में चीजें हैं, है ना। जो भी चीजें हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको लेकर के कौन सा राज्य जो है लॉजिस्टिक इक्विपमेंट को लेकर के वेयर हाउसेज हैं, सामान कहाँ से जा रहा है आ रहा है, उसको लेकर हब बनाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक हब। ठीक है, हाँ, वो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ही उसको आप देख लीजिए। तो उसमें जो है कई सारी कैटेगरी इसमें भी बनाई गई हैं। लैंडलॉक स्टेट की क्या स्थिति है, फास्ट मूवर्स कौन सा है, स्पायर्स राष्ट्र कौन से हैं, कोस्टल सिटीज कौन सी हैं। तो इसमें भी मल्टीपल कैटेगरी हैं, इसमें से एक कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लैंडलॉक कैटेगरी में नंबर 1 में उत्तराखंड है। ठीक है, फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कहाँ रखा गया, उत्तर प्रदेश भी एक लैंड लॉक स्टेट है आपका, और इसको अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। यूपी को स्थल, ये भी लैंड लॉक में अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फास्ट मूवर में मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यूपी आपका 4 स्टेट के साथ है, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और यूपी अचीवर्स कैटेगरी में, बस ये याद रखिएगा। और लीड्स रिपोर्ट 2024। अंतरराष्ट्रीय सूचकांक सतत विकास रिपोर्ट 2025। अब ये सारी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे आपके। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। 2025 का सतत विकास जो है सूचकांक 2030 में हमें प्राप्त करना है, उसको लेकर के रिपोर्ट आपकी ये है। सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN के द्वारा ये जारी किया जाता है। 10वां आपका जो है रिपोर्ट है जारी किया गया है। 167 देश इसके अंतर्गत हैं आपके टोटल। इसमें 2 रैंकिंग आपको देखनी है। इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, इंडिया पहली बार 99 रैंक पे आया सतत विकास रिपोर्ट पे, फर्स्ट टाइम 99 रैंक। उम्मीद है कि शायद ये पूछा जा सकता है। और नंबर 1 में कौन सा है, फिनलैंड। ठीक है, नंबर 1 पे फिनलैंड। भारत की रैंकिंग कितनी है, 99 नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पिछली बार क्या थी रैंकिंग 2024 में, 109। अभी कितनी हो गई, 99। एक तो ये दिमाग में बैठा, सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 99। ठीक, इसके बाद है आपका, मैंने इस पे एक डिटेल में आर्टिकल भी है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, WCR रैंकिंग, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा का आकलन करती है। स्विट्जरलैंड का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके द्वारा इसको। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, वैश्विक स्तर पर जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक दक्षता कितनी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, व्यावसायिक वातावरण कैसा है, अवसंरचना कैसी है, मतलब देशों के बीच में आपस में एक प्रतिस्पर्धा,
ठीक है, तो ये रैंकिंग आपकी जारी की जाती है। इसमें नंबर 1 में कौन सा है, और भारत की रैंकिंग क्या है, नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, हाँ 41। दो रैंकिंग आपको याद रखना, फिर से एक बार मैं सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 99। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है, 41। नंबर 1 में कौन है, स्विट्जरलैंड। बस ये दो चीज आपको इसमें याद करना है। क्लियर, स्पष्ट है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 3 पैरामीटर होते हैं, पहला है साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, भारत की रैंकिंग है इस बार, कितनी है भारत की रैंकिंग, एक्चुअल में जो पूरी रिपोर्ट है ये 2025 की रिपोर्ट नहीं है, इसका टाइटल 2022-23 करके टाइटल होगा, तो आप एक बार वहां कंफ्यूज मत होना जब आपसे पूछा जाए वहां पे। ठीक है, तो अभी भारत की रैंकिंग कितनी है, 130। ये मानव विकास रिपोर्ट 2023 है आपकी, ये जारी 2025 में हुई है। तो भारत की रैंकिंग है 130। पिछले वर्ष 2022 वाली रिपोर्ट पे कितनी थी रैंकिंग, 133। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, 130 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 130। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। पासपोर्ट की पावर कितनी है, कौन से कंट्री का पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो भारत के पासपोर्ट की पावर काफी कम है, 50वें रैंक पे हैं हम पूरे वर्ल्ड में। कितना हुआ है अभी, 77 हुआ है। ये 2025 का, अच्छा अभी अभी जस्ट आया है क्या, तो एक बार इसका ये चूंकि मुझे लगता है 2025 की रैंकिंग है, ये कब की आई है, 2025 में, 2026 की आ गई क्या, एक जनवरी में आती है और एक अभी जुलाई अगस्त में आती है। अच्छा तो इसमें कितनी है, 77। ठीक है, इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसको अपडेट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आप कह रहे हैं कि 77। एक बार कंफर्म कर लो क्या दिखा रहा है, ताकि गड़बड़ ना हो, एक बार वेरीफाई कर लो आप। दो बार क्यों जारी करते हैं, साल में एक बार ही रखना चाहिए। हाँ एक बार कंफर्म कर लो। 77 ही है। कब की रैंकिंग है ये, 85 2024 वाले में था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग आपकी 77 है। ये 26 जुलाई की रिपोर्ट है आपकी, 26 जुलाई 2025 की रिपोर्ट। तो टॉप रैंकिंग भी चेंज किया है इन्होंने, टॉप में सिंगापुर ही है। देखना है हेनले की साइट, एक बार ओपन करिएगा इसे। ठीक है, तो इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग है आपकी 77, और नंबर 1 पे आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है। सिंगापुर है, दूसरे पे है साउथ कोरिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे पहले जापान था, अब हो गया साउथ कोरिया। हाँ, तो नंबर 1 पे सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग है 77। ठीक है, अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण का मतलब है कि अब जितने भी विश्व के देश हैं सब एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, यानी कि सब प्रतिवर्ष अपनी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सूचकांक है। तो ये सूचकांक का अल्टीमेट जो गोल है कि कितनी ऊर्जा सुरक्षा है वर्ल्ड लेवल पे किसी कंट्री के पास, पर्यावरण स्थिरता कितनी है, समानता कितनी है, ऊर्जा तक पहुंच कितनी है। तो नंबर 1 पे स्वीडन है टॉप में, और सर अच्छा इसमें जो है रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 81 शो कर रहा है, जो ऐप है मतलब हेनले की साइट है। अभी फिर अपडेट कर दिया क्या, देखिए जो कहाँ पे, रैंक में इंडिया की जो है 81 दिखा रहा है। अभी इतना आयोग अपडेट नहीं है हमारा, 77 में मान जाएंगे। ठीक है, नहीं ये हेनले की ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट है सर,
सिंगापुर नंबर 1 में, साउथ कोरिया सेकंड नंबर पे। 81 दे रहा है। पहले तो 85 थी ना। 77 पे है, हाँ 77 में इसमें उज्बेकिस्तान दिखा रहा है, 81 दिखा रहा है, बट ठीक है 77 मान के चलते हैं। अभी ये डेटा जब प्रकाशित होगा अगली रिपोर्ट तब मानेंगे हम, है ना। ऊर्जा संक्रमण क्लियर है। हाँ, पहले नंबर पे स्वीडन, भारत 71, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की चुनौतियां भी क्या हैं? अभी हम अपने आप को कोयला ऊर्जा से लेकर के अब धीरे धीरे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसका लगभग 50% से ज़्यादा जो जीवाश्म ईंधन है उनसे अभी होती है। लगभग एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा। एनटीपीसी पूरा का पूरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि सब तापीय ऊर्जा है। तो अभी भारत को बहुत काम करना है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो भारत की रैंकिंग कितनी है ऊर्जा संक्रमण में? 71। हेनले में कितनी है? 77। सतत विकास मानव विकास रिपोर्ट में कितनी है? 130। और नंबर 1 में कौन है मानव विकास में? स्विट्जरलैंड। नंबर 1 में सतत विकास रिपोर्ट में कौन है? हाँ, नंबर 1 में फिनलैंड। फिनलैंड। भारत की रैंकिंग क्या है? 99। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में नंबर 1 में कौन है? स्वीडन। अगला है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। लायबिलिटी का मतलब क्या है? कहां पे जीवन की स्थिति क्या है, किस कंट्री को लेकर के किस तरीके की स्थिति है। शहरों में कौन सा शहर बहुत ही अच्छा है, कहाँ पे संघर्ष ज़्यादा है, कहाँ पे स्थिरता ज़्यादा है, कहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल ज़्यादा है, जीवन जीने योग्य स्थितियां कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये शहरों का मापन करता है, इसमें देश का मापन नहीं होगा। रहने योग्य परिस्थितियां कहाँ पे अच्छी हैं। तो नंबर 1 में है कोपेनहेगन। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी पहले स्थान पे है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अन्य बहुत सारे देश हैं। भारत वाला देश जो है, भारत की संख्या टॉप 10 में नहीं आते हमारे यहाँ पे रहने योग्य में। सबसे लास्ट वाला याद रखिए, दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी सबसे लास्ट में, सबसे बुरी कंडीशन है वहां की। ठीक, तो ये ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स हो गया। नंबर 1 में कोपेनहेगन, बस ये याद रखिएगा। हाँ, हमारे यहाँ सबसे बेहतर में आपका मुंबई है। इसके बाद अगला आपका सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। जितने भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर 1 पे आइसलैंड है। नंबर 1 पे आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप में। इसके बाद भारत की रैंकिंग कहां पे है? 131वें नंबर पे। पिछले साल हम 129वें नंबर थे, इस बार 131वें नंबर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी है बात। इतना ही याद रखना और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। जेंडर गैप बढ़ा है। ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक। शांति मतलब विश्व में कौन से देश में शांति की स्थिति क्या है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक जो है संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। 163 देशों का पूरा इन्होंने। तो सबसे शांति क्षेत्र की यदि बात करें, सबसे शांतिपूर्ण देश तो आइसलैंड है। ठीक है, और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी और मध्य यूरोप, एशिया तरफ नहीं, इधर तो लड़ाई चल रही है। ठीक है, टॉप में आपका सबसे कम शांतिपूर्ण देश, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कि इस समय सबसे कम शांतिपूर्ण देश का किसको दिया गया है? रूस को। जहां सबसे कम शांति, यानी अशांति बहुत ज्यादा है। एक चौंका देने वाली बात है, ये आना चाहिए। अच्छा, फिलिस्तीन, आप लोग सोचते होंगे फिलिस्तीन का वो देश ही नहीं है ना, उसको देश का दर्जा ही नहीं मान के चलते बहुत सारे कंट्री। इजराइल के साथ भी यही स्थिति है, उसको भी बहुत सारे देश ही नहीं मानते हैं। यूनाइटेड नेशन में तो है, लेकिन अभी आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्री, ईरान नहीं मानता है कि ये कंट्री है।
ठीक है, तो रूस को दिया गया। अब ये रूस की स्थिति अशांति की तो चली रही पिछले 3-4 साल से। भारत की क्या हालत है, 115वें नंबर पे है, अशांति की तरफ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी शांति नहीं है ना। पाकिस्तान क्या करना, वो तो रहने दिया करिए। ठीक है, अभी क्रिकेट ही खेल के इतना ज्यादा बवाल हो गया, देखा मैच आप लोगों ने? अरे जब क्यों क्यों आप कहाँ मुद्दे पे जा रहे हैं? नहीं, अगला चलते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। चलिए इधर चलते हैं, क्या करना है हमें उसकी बारे में जान के? वहां का पब्लिक सर्विस कमीशन देना है? नहीं, उनकी स्थिति वो समझे। विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट 2025 क्या हो गया? दूसरों को परेशान करता है, वो ज्यादा खुश रहता है। हाँ, सही बात है, उसकी खुशी। तो एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की मीडिया का रैंकिंग बहुत बुरा है, और इस रैंकिंग में बात जितनी होनी चाहिए नहीं होती है। नंबर 1 में है नॉर्वे, जहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। सबसे बुरा देश है इरिट्रिया। ठीक है, यदि कोई भारत की रैंकिंग आपसे पूछे तो बोलो सबसे लास्ट में है इरिट्रिया, फिर बोले कि फिर होता है उत्तर कोरिया की बहुत ही खराब है, फिर बोले ईरान, अरे भारत की बताइए। तो भारत की रैंकिंग कितनी है अभी? बहुत बुरी कंडीशन में है हम भी, थोड़ा सा सुधार हुआ है, 151 नंबर पे प्रेस। 159 से 151। हाँ, प्रेस सेंसरशिप इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 में कौन है? नॉर्वे। भारत की रैंक क्या है? 151। इसके बाद विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की स्थिति, यहाँ सब अप्रसन्न लोग हैं। ठीक है, सबके मन में जो है, नंबर 1 में है डेनमार्क, सबसे प्रसन्न देश, खुश रहते हैं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं देना है। और भारत की रैंकिंग इस बार अच्छी है, 118वें नंबर पे हैं हम, 188। पहले 124 थी पिछले साल, इस बार सुधार हुआ है, थोड़ा खुशियां हैं। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग 118वें नंबर पे है। कहाँ जाना है? पैसा चाहिए उसके लिए, कहाँ से लाएंगे? हाँ। हैं? लौट, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले रिपोर्ट पे। अगला है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। आर्थिक आप लोग साथ दिक्कत देखो कहाँ है, आप प्रसन्नता सूचकांक में क्यों नहीं आ सकते? आधा भारत सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, आधा भारत जितना यूथ है। हाँ, अब आर काम नहीं करेंगे तो इस पे 2 साल की जेल। क्यों? मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है आपको? मैं नाम बोल रहा हूँ, प्रमोद जी। जब जॉब नहीं लगी थी तब जीवन अच्छा था, जॉब लगने के बाद जीवन अच्छा हुआ है? काम तो करना ही है जीवन में। मुझे देखो, जितना अभी आप लोग आनंद कर रहे हो ना, उतना आनंद है नहीं। पैसा चलो ठीक है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो गई, लेकिन आनंद अभी है। कोई तनाव है, कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब जग रहे हो, आराम मस्ती वाला टाइम है अभी। इसे एंजॉय नहीं कर रहे हो, बस ये गड़बड़ है। जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन महसूस करोगे यार वो दिन भी थे, काश वो दिन बढ़िया से जिए होते। ज्यादा मेहनत करने के लिए, अभी आप जो पढ़ रहे हो वो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि मैं और जाके ज्यादा मेहनत कैसे करूं, इसलिए पढ़ रहे हो। जिस दिन आप प्रशासनिक पद पे, डीएम एसडीएम के पद पे बैठने के बाद आप वो प्रेशर फील नहीं कर सकते। बहुत प्रेशर है उसमें, है ना, बहुत बहुत प्रेशर है। वो फिरंगी बने होते हैं 24 घंटे। बस एक यहाँ लाइफ में है कि कुछ चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, मजा आता है उसमें, बस उसको मजे के तौर पे लेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन डीसी के द्वारा जारी किया जाता है। 176 देशों पर यह जारी किया गया आपका। तो विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया इसको। सिंगापुर सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ओपन पूरी तरीके से, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत की स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है। 128वें नंबर पे हैं हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता में, 128, ठीक है। इसके बाद आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। इसमें तो लगातार गिरता ही चला जा रहा है भारत का जो ग्राफ है ना, ये मतलब अपने आप में बहुत चौंका देने वाला है। 2024 का है ये। सबसे कम भ्रष्ट देश में डेनमार्क है और भारत की रैंक काफी खराब हुई है, 96 नंबर पे पहुंच गया, 96। ठीक है, 96 हो गई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। शतक बनाने जा रहा है। चिंतनीय है, इसमें बातें होनी चाहिए पर पता नहीं क्यों नहीं होती हैं। हाँ, उधर 151 उधर पकड़। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। हाँ, किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वाच, जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु जोखिम विश्व में कहाँ पे, किस कंट्री में कितना है, कहाँ तूफान ज्यादा आते हैं, हीट वेव ज्यादा आते हैं, बाढ़ ज्यादा आती है ना। तो सबसे ज्यादा स्थिति किसकी है खराब? सबसे ज्यादा स्थिति खराब है पाकिस्तान की। बाढ़ अभी पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो कंटिन्यूअस बाढ़ आई है। अलग अलग देश हैं। भारत की स्थिति देखें तो भारत 6वें स्थान पे आता है, 6 रैंक पे आता है। आप कौन सा, अभी वो दूसरा कौन सी रिपोर्ट बात कर रहे हैं? जलवायु परिवर्तन, जलवायु जोखिम, जहां पे बाढ़ से, तूफान से, हीट वेव से। तो नंबर 1 पे पाकिस्तान है और 6वें नंबर पे भारत है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगली रैंकिंग है आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये अलग ही 2026 का रैंकिंग आ गया है, अभी 26 चालू नहीं हुआ, 26 की रैंकिंग जारी कर दी इन्होंने। तो ये आपका जो है एक प्लेटफॉर्म है जो हर साल पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है कि टॉप में कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, ये टॉप में ही चलती है। पता नहीं ये क्यूएस वालों को पैसा दे रखा है, क्या क्या रखा है। हाँ, तो नंबर 1 में आपका MIT है आपका। दूसरे नंबर पे आपका जो है लगातार 14वें वर्ष है। हाँ, 4th, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इंडिया में IIT दिल्ली है 123वें नंबर पे, इंडिया के उसमें प्रोस्पेक्टिव में देखें। 54 संस्थान भारत के भी सम्मिलित थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी फिर स्टैनफोर्ड है आपकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो सारी आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग होती है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। क्यूएस भी ऐसे निकालता है, एशिया के अलग निकालता है, वर्ल्ड के अलग रखता है। तो एशिया में सबसे ज्यादा यदि यूनिवर्सिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा है चाइना के पास, दूसरे नंबर पे भारत के पास। नहीं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है जापान में। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा जापान की यूनिवर्सिटी इसमें सम्मिलित है, दूसरे नंबर पे भारत की यूनिवर्सिटी रैंकिंग सम्मिलित है। अब इसमें टॉप की बात करें कि टॉप में कौन सा है, तो चीन की एक यूनिवर्सिटी है सिंघुआ विश्वविद्यालय, वो चाइना की नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे पेकिंग है, तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी आपकी सिंगापुर की पड़ती है। भारत की बात करें कि भारत की कौन सी संस्था है, तो हमारी संस्था 38वें नंबर पे आती है, भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो 38वें नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे देश में भारतीय विज्ञान संस्थान को लेकर लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। IIT को लेकर तो लोग हैं, लेकिन आप देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान में एडमिशन कैसे लेना है, उसको कैसे पढ़ना, उतना ज़्यादा नहीं है लोगों के दिमाग में, ठीक है। अगला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा ये जारी किया जाता है, IMD के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्दा यही है कि बुनियादी ढांचा कैसा है, शासन कैसा है, शहरी जीवन कैसा है, इसको लेकर के ये आपका स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, इनको लेकर के। तो सबसे विश्व का स्मार्ट शहर कौन सा है?
स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, महंगा भी है ये, सबसे महंगा में भी आता है और ये सबसे स्मार्ट शहर में भी आता है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है जिनेवा, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपके शहर हैं, आप इनको याद रखिएगा। भारत में 104वें नंबर पे हमारी दिल्ली आती है टॉप में। किस चीज में है ये? आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। तो नंबर 1 में क्या है? ज्यूरिख। दूसरे नंबर पे ओस्लो। भारत में दिल्ली आता है 104वें नंबर पे, मुंबई 106वें नंबर पे, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स हो गया आपका। स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बाद ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स। एआई सिटी इंडेक्स, एआई सिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? जहां जहां पर एआई क्षमता डेवलप हो रही है, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत का एक शहर है बंगलुरु, जिसको टॉप एआई शहर घोषित किया गया है, 26वां स्थान मिला है इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये 26वें शहर के तौर पे है, एआई शहर के तौर पे है, ठीक है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व के टॉप शहरों में सिंगापुर नंबर 1 में है, सियोल दूसरे नंबर पे है, बीजिंग तीसरे नंबर पे है, 26वें नंबर पे बंगलुरु आता है हमारा, ठीक है। कोई समस्या? अब अगला है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग, जलवायु परिवर्तन को लेकर नीतियां बना रहे हैं, वो सारे देश कौन कौन से हैं। तो अलग अलग कंट्रीज हैं। नंबर 1 में डेनमार्क है, टॉप 3 में कोई नहीं है, टॉप 3 में कोई कंट्री नहीं है। चौथे नंबर से रैंकिंग स्टार्ट होती है, डेनमार्क आपका 4th नंबर पे है, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 10वीं रैंकिंग है, ठीक है। 2024 में 7वें नंबर पे थे हम, अब 10वें नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। टॉप 3 खाली किए गए हैं क्योंकि अभी कोई भी उतना जो इनके मानक है उन मानकों तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। अगला है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति, कौन कितना खर्चा कर रहा है सेना पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। तो लगातार सैन्य व्यय बढ़ रहा है, पूरा विश्व लगातार पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। और अब तक का सबसे ज्यादा मतलब ये साल रहा। तो टॉप में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका सेना में, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रसिया, चौथे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे भारत, ठीक है। टॉप 5 आपको याद रखना है, हम 5वें नंबर पे हैं, नंबर 1 पे अमेरिका सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। रूस क्यों बढ़ा रहा है पैसा? क्योंकि अभी युद्ध में फंसा हुआ है। जो देश युद्ध में फंसे हुए हैं सब कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। अमेरिका बेच रहा है, इसलिए उसने अपनी एक इंडस्ट्री ही बना रखी है, वेपन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। आपने शायद एक मूवी देखी हो आयरन मैन। आयरन मैन में जो आयरन मैन रहता है ना, क्या नाम रहता है उसका उसमें? स्टार्क। देखी नहीं क्या आप लोगों ने? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सोचिए, मतलब आज जो आप देखते हैं ना आर्टिफिशियल, उसमें जार्विस करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाया गया था। कब की मूवी है, कब दिखाया गया? मैं तो सोचता हूं कि इंडिया में आता कब है सब चीजें। एआई अब आया, 2019 में लॉन्च हो गया था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, भारत में इंट्रोड्यूस हुआ 2023 में चैट जीपीटी। अभी भी भारत के लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कुछ है। आप अपने गार्जियन वगैरह से बात करें, बोले क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ उन्हें पता ही नहीं है और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, आपने कभी अवतार मूवी देखी है? हाँ देखिए, उसमें एआई फिक्शन का किस लेवल का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा अवतार? ये देख ली। एक मूवी इलीजियम, इलीजियम देखिए, अवतार का। इंटरनेट, मैं साइंस वाली बात कर रहा हूँ, साइंस फ्रिक्शन के। हाँ, ग्रेविटी, ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी भी बहुत मतलब शानदार मूवी है, मतलब आपको देखनी चाहिए। मैं आपसे बस थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ, कभी टाइम मिले ये साइंस फिक्शन जैसे अवतार जरूर देखिए।
आप ये सोचिए कि ये सब सोच चुके हैं, वो बना चुके हैं, हम तक नहीं आया अभी कुछ भी, हम पीछे हैं इस। क्यों रैंक 124 125 नंबर पे इनोवेशन इंडेक्स फलाने सभी इंडेक्स में क्यों लास्ट में है? क्योंकि हम लास्ट में ही है। हाँ घर में भी वही है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया सैन्य प्रवृत्ति में, डिफेंस पावर में। इसके बाद विश्व सैन्य प्रवृत्ति रिपोर्ट आपका हो गया। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट आती है, ये भी स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट बताती है कि विश्व में शस्त्रीकरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक विश्व किस तरीके से असुरक्षित होता जा रहा है, परमाणु हथियारों का जखीरा बनाते चले जा रहे हैं, एक तरफ से सेना बड़ी करते चले जा रहे हैं, हथियार खरीदते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है अमेरिका के पास, नहीं रसिया के पास, माफ करिएगा, रसिया के पास 5459 और अमेरिका के पास 5177। ये आपका फिर चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है। चाइना हर साल 100 परमाणु हथियार बढ़ाता है अपने, दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास भारत से कम है, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास 172। लगातार हम भी 170 है, 180 भारत के पास, 170 पाकिस्तान के पास। खुश नहीं होना है क्या? खुशी इस बात में है ये है? कोई क्रिकेट के रन थोड़ा ना है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रसिया के पास है, इसलिए आप सोचिए कि अमेरिका साइलेंट मोड पे रहता है। ट्रम्प पुतिन से उनको पता है वहां नहीं भिड़ना है ना? हाँ, उससे भी खतरनाक है वो। कहते हैं हम जो है ट्रेन से चल लेंगे, पैदल चल लेंगे, लड़ी में चल लेंगे, लेकिन हम बनाएंगे हाइड्रोजन बम भी। उत्तर कोरिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ग्लास सीडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अलग अलग पब्लिक है, आप ये समझिए उसकी गलती नहीं है, पब्लिक ही ऐसी है। आप समझिए हमारे देश के जो नेता थे, जो लोगों ने देश का फ्रीडम स्ट्रगल किया, यदि वो भी ऐसे होते, शुरुआत में थे तब उतना लंबा टाइम लग गया, 200 साल गुलाम रहा देश। विद्रोह रिवोल्ट नहीं होगा जब तक उत्तर कोरिया के लोग ही वहां पे बाहर निकल के आएंगे। उन्होंने हीरो बना रखा है, तो चीजें चल रही हैं, जब तक चल रही हैं चला रहे हैं। नेपाल वालों ने सही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 आपका, ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद कर लो आप, है इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इसमें द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित वो याद चाहिए नहीं है। तो इसमें आपका जो है पूरा का पूरा जो ये रिपोर्ट है आपकी, इस रिपोर्ट में 29 देशों में महिलाओं की क्या कार्य स्थिति है, इंटरनेशनल लेवल पे महिलाएं कैसे, लैंगिक समानता की स्थिति है, कैसे जो मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक क्षेत्र में महिलाएं क्या स्थिति, इस्टेब्लिशमेंट है उनकी, क्या भागीदारी है। तो यदि इस रैंकिंग को यदि हम देखते हैं तो इस रैंकिंग में सबसे बड़ी स्थिति क्या है, नंबर 1 पे है आइसलैंड। आइसलैंड में महिलाओं की स्थिति सबसे बढ़िया है हर जगह पे। ठीक है, नहीं इस बार स्वीडन आ चुका है, माफ करिएगा, स्वीडन आ चुका है, नंबर 1 में स्वीडन है, पिछले साल आइसलैंड था। महिलाओं की स्थिति हर क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, पॉलिटी के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। सबसे बुरी स्थिति किसकी है? सबसे बुरी स्थिति कहां पर है महिलाओं की? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत सबसे खराब है, स्कूल से लेकर के कहीं भी महिलाएं। अब सोचिए एक ऐसा भी देश है अभी एग्जिस्ट कर रहा है जहां महिलाएं ना तो विद्यालय जा सकती, ना तो वो बाजारों में निकल सकती, रहना है तो 24 घंटे पूरे शरीर को ढक के रहना है। तो मतलब ये स्थिति अभी इंटरनेशनल लेवल पे है। ये बात हम इतनी सारी बात करते हैं। तो नंबर 1 पे स्वीडन है आपका, ठीक है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत का एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसमें ना, एग्जैक्ट इंडिया का डेटा भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। 29 देश ही है, मुझे लगता है नहीं होगा 29 में, हम नहीं होंगे।
29 देशों का ही डेटा है, इसलिए इंडिया का इसमें डेटा नहीं है। सबसे नीचे तुर्की है, अफगानिस्तान नहीं है। नहीं, ये 29 देशों की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान की हालत है, 29 कंट्री का डेटा ही है इसमें। ठीक है, अभी ये नया इंडेक्स ही आया है। इसके बाद अगला आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद, GTI, ये इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर है बुर्किना फासो। ये क्या है? बुर्किना फासो देश है। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। ये सबसे प्रभावित है आतंकवाद से। आतंकवाद से कि आतंकवादी प्रभावित करते हैं? आतंकवाद से प्रभावित है, दूसरों को भी कर रहे हैं, खुद भी प्रभावित है। बुर्किना फासो नंबर 1 में, नंबर 2 में आपका जो है पाकिस्तान, भारत है 14वें नंबर पे। सबसे खतरनाक जो है आपका आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तेजी से उभरता हुआ आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान। ठीक है, ये दिमाग में बैठाना है। और आतंकवाद का नया केंद्र बनता जा रहा है पश्चिमी अफ्रीका, जिसको हम साहिल क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में भी लगातार आतंकी पहुंच रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, उस मैंने बताया ना 29 देश ही हैं, तो उसी से समझ में आ जाता है कि हमारे देश की हालत बहुत पीछे होगी। वो उनको देश की, जेल तोड़ के भाग गए, हैती नामक देश था, हाँ वहां पर इमरजेंसी लग गई पूरे देश में। हाँ, अभी नेपाल से भी बहुत सारे भगे थे, लेकिन शायद काफी पकड़ गए। ठीक है, इसके बाद अगला है वैश्विक सूचकांक में आपका, ये आपका अभिव्यक्ति सूचकांक है। मुक्त अभिव्यक्ति को लेकर के क्या स्थिति है? तो द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच, 33 देशों का ये आपका जो है इंडेक्स जारी किया गया। भारत 33 देशों में 24वें रैंक पे है, और भारत की रैंकिंग है 24वें नंबर पे। नंबर 1 पे है नॉर्वे फ्री स्पीच मामले में। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर समझते हैं? पुष्पा नहीं, फायर हूं मैं। तो फायर का मतलब होता है किसके पास कितनी हथियार है ना, आग कितनी है किसी के पास, वो है हथियार आपके। तो वैश्विक स्तर पर जो है ये कंडीशंस खराब हो रही है बहुत ज्यादा, और परमाणु क्षमता इसमें नहीं शामिल की जाती, बाकी के शस्त्र सारे शामिल किए जाते हैं। तो भारत चौथे नंबर पर है, नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है। ठीक है, ये आपको एक बार देखना। युद्ध क्षमता किसके पास कितनी है, मतलब विश्व में किसके पास थल सेना, वायुसेना, सब फायर पावर है कि उतना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना है, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने आपके जो है टैंक हैं, गोले हैं, नौसेना है, पनडुब्बी हैं, सब कुछ इसमें आते हैं। पाकिस्तान 9वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे है? चौथे। नंबर 1 पे अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, ग्लोबल फायर पावर। फिर आपका है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। इससे पहले भी एक रैंकिंग है रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025। इतनी सारी रैंकिंग हो गई है, पता नहीं। ये भी आपकी जो रैंकिंग है टाइम्स के द्वारा जारी की जाती है, रेप्यूटेशन रैंकिंग। ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। नंबर 1 पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, नंबर 1 पे टाइम्स के अनुसार हार्वर्ड है, क्यूएस वर्ल्ड के हिसाब से MIT है, बस ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लगातार ये भी 14वें साल, देख लो उसने टाइम्स को दे रखा है कि तुम मुझे टॉप में रखना, इधर MIT वाले ने क्यूएस वाले को दे रखा है। कुछ तो होगा सर इन लोग, ये वो दोनों संस्थान सब हैं तो वहीं की, लेकिन ये मतलब रैंकिंग वगैरह पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। की बात हो रही है। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये अभी इंडिया वाली एक रैंकिंग निकालने लग जाए हमारी संस्था कोई, तो आपको इंडिया के इंस्टीट्यूट टॉप में दिखने लग जाए, वो थोड़ा सा उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त नहीं होती उस लेवल की। तो ये रैंकिंग आपका, इसमें आपका वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग में नंबर 1 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। IITs हमारे यहाँ के टॉप में है। IITs की यदि हम बात करें तो IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT मद्रास, ये सब चीज़ें इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद विश्व प्रतिभा रैंकिंग है आपकी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, कहाँ पे कितनी प्रतिभा है, कौन कितनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, कौन कितनी प्रतिभा आकर्षित कर रहा है। तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है,
और 58th रैंक पर भारत है, 58वीं रैंक है हमारी। पहले 63वें नंबर पे थे, अब जा करके हमारी रैंकिंग जो है, नहीं अभी 63वें नंबर पे है, माफ करिएगा। हाँ 58 में थे, अब 63वें पे आ गए हैं। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है एआई पे यदि गवर्नमेंट ने जल्दी काम नहीं किया तो प्रतिभा पलायन बहुत होगा, लोग चले जाएंगे लोग, क्योंकि एआई का साइंटिस्ट क्यों रुकेगा। कहाँ जाएंगे, अमेरिका अपने वो कर लिया, कहाँ जाएंगे। नहीं, सब साइंटिस्ट के लिए सबके पास अलग टाइप के वीजा होते हैं, साइंटिस्ट आना तो चाहे। कहाँ बन रहे हैं, इतने आईआईटीज हैं, इतने इंस्टीट्यूट ऑफ विज्ञान संस्था, सब ये सब बना रहे हैं, बहुत सारे बना रहे हैं वैज्ञानिक। हमारी सरकार को चाहिए कि अब एआई के क्षेत्र में काम करे। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, इतने साल हो गए आपके पास एक एआई प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है, किन्हें यूज कर रहे हो? चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी आई, या आप डीप सी किसके हैं? चाइना ने तो कम से कम चलो अपना बना डाला, हम क्यों नहीं बना पा रहे? एक एआई अपना इंडिया का भी होना चाहिए। पिछले साल खुला है। बना दी है AI वो भी बेकार है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया, स्विट्जरलैंड क्लियर हो गया, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, किस रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रतिभा की। भारत की रैंकिंग कितने नंबर पे है? 63वें नंबर पे। ठीक है, प्रतिभा पलायन बड़ी तेजी से हो रहा है। इसके बाद बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, विश्व में कौन से देश हैं जहां पे जाके बच्चे रह सकते हैं? अमेरिका ने तो अभी H1 वीजा में कह दिया भैया $1 लाख लेकर आओ, तभी जाके वीजा मिलेगा। भारत की बात करें तो भारत के शहरों में दिल्ली और मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई, पहले से इनमें बेहतर हुआ है, इनकी रैंकिंग बेहतर हुई है। मुंबई की रैंकिंग 98 है। यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि पूरे विश्व में जो है क्या स्थिति है, विश्व के कौन कौन से देश हैं, तो विश्व में लगातार पश्चिमी देश जितने भी हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन अभी भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली, मुंबई और जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं। और हमारे जितने भी आईआईटीज़ हैं, ये सब पहले से बेहतर होते जा रहा है इसी रैंकिंग के अंतर्गत। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक, इनोवेशन इंडेक्स 2025, इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? बौद्धिक संपदा संगठन सूचकांक। इंडिया में आपको शायद पता हो कि हमारे यहाँ पे बौद्धिक संपदा की बहुत बुरी स्थिति है। बौद्धिक संपदा समझते हैं? हाँ हाँ, कॉपीराइट, पेटेंट। अभी जैसे मैं एक संस्था है, क्या नाम है, मैग्रेल के साथ काम कर रहा हूँ, चूंकि अमेरिका की कंपनी है वो, तो वो समझिए कि कोई भी कंटेंट, कोई भी लाइन, कोई भी इमेज कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए किसी की भी। हाँ, कोई भी चीज, आप कोई भी बुक आती है, उस बुक का आप सिंगल लाइन भी कॉपीराइटेड नहीं हो सकता। आप खुद डेवलप करिए। कोई इमेज भी वहां यूज की जा रही तो या तो लाइसेंस की गई हुई है या कुछ, तो ये समझिए क्यों है वो, क्योंकि वो इंडिया का नहीं है, अमेरिका। हाँ इंडिया में भी होता है, यूनिवर्सिटी में जो सर छपते हैं, सबके प्लुरलिज्म हो गए तभी आता है। वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे जब उसका यूज करने वाले लोग हैं ना, जो यूज कर रहे हैं, तो वो पायरेटेड चीजें यूज हो रही हैं, पायरेसी हो रही है। जैसे बहुत सारी बुक्स के साथ आप देखोगे, आपको ओरिजिनल बुक नहीं मिलेगी, उसकी पायरेटेड कॉपी मिलेगी। मूवी के साथ क्या होता है, आई मूवी तुरंत पायरेसी में चली गई, वो कॉपी क्रिएट हो गया उसका। नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या जो यूज कर रहा है, रीयूज जो कर रहा है, वो भी उसका कॉपीराइट। यानी हमारे देश में कॉपीराइट की बहुत बुरी स्थिति है। तो टॉप में जो नंबर 1 है स्विट्जरलैंड। सोचिए स्विट्जरलैंड के लोग कैसे होंगे, किसी का कोई कॉपीराइट, सबका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या तो लाइसेंस लो, अनुमति लो, तब आप यूज करो। तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, फिर स्वीडन आता है, फिर अमेरिका आता है। चाइना ने पहली बार, इस पे काम करना पड़ेगा इंडिया को। आप खुद सोचो, आप कोई अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाओ और आपको डर हो चोरी हो जाएगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी लीक हो जाएगी, चली जाएगी। कॉपीराइट एक्ट वैसे इंडिया के भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हालत हमारी अच्छी नहीं है। हमारी रैंकिंग, चाइना टॉप 10 में आया इस बार, हमारी रैंकिंग है 38वें नंबर पे। इस बार हम 38 में पहुंचे, पहले 2020 में 48वीं रैंक थी। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि विश्व के कितने देश हैं इसमें, नहीं 60 देश नहीं है, लगभग 100+ कंट्रीज हैं, 140 के आसपास देशों में रैंकिंग है आपकी।
तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या करता है, कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें दिखता है कि विश्व में कानून की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, कहाँ पे भ्रष्टाचार है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पारदर्शी स्थिति है, कहाँ पे फंडामेंटल राइट कैसे हैं, कहाँ पे सुरक्षा कैसी है, विनियामक एजेंसी कैसी है, नागरिक न्याय कैसा है। तो टॉप में कंट्री है डेनमार्क, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, बेहतर है। भारत में रूल ऑफ लॉ की स्थिति क्या है, कौन सी रैंक है, 79th रैंक। कानून का शासन, सब भ्रष्टाचार के भेंट है। ये सब बेसिक चीजें हैं, इनसे पता चलना चाहिए कि हम इंडिया की किस ग्रोथ में कहाँ पे हैं, चीजें सब बस हो रही हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। भारत में शासन सुधार, न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारी न्याय प्रणाली की भी हालत बहुत खराब है, न्याय मांगने चले जाइए मुश्किल से मिलता है। इसके बाद एक है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, डेनमार्क। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट मतलब समझते हैं, एक हमारा डिजिटल अधिकार है, इंटरनेट हमें मिले। ठीक है, डिजिटल राइट के अंतर्गत है आपका। तो 54 देशों का मतलब ये पूरा डिजिटल इंटरनेट शटडाउन का मतलब है पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया जाए। तो सबसे ज्यादा है म्यांमार नंबर 1 में, 85 बार इंटरनेट वहां बंद हुआ। दूसरे नंबर पे भारत है, 84 बार भारत में बंद हुआ इंटरनेट, पूरी तरीके से सरकार के द्वारा इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया। जैसे कश्मीर के लोगों को देखो, है ना, मणिपुर के लोगों को देखो, या फिर तो इंटरनेट यहाँ पे शट डाउन होता रहता है। यहाँ एग्जाम आता है तो एग्जाम के टाइम पे भी इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं, जैमर लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान में 21 बार। तो टॉप 1 में म्यांमार है, फिर आपका जो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कब भारत में ये शट डाउन होते हैं, जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, है ना, कहते हैं ना वहां पे पूरा पूरा बंद कर दिया, कोई भी विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा हो जाए। अभी बरेली में कुछ घटना घटी है ना, कुछ, है ना। मणिपुर में 21 बार, सबसे ज्यादा बार इंटरनेट शट डाउन किया गया। फिर हरियाणा में, फिर जब अभी किसान आंदोलन चल रहा था तो वो तो उनके साथ वो चलती हैं, जैमर चलते हैं, जैमर गाड़ियां होती हैं, वो तो ठीक है। देखो ये कई हद तक ठीक भी है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है, सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है, अफवाह और गलत सूचना को रोकना है, क्योंकि फेक न्यूज बहुत जाती है इस टाइम पे। तो उन सब चीजों के लिए करना पड़ता है। परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए, परीक्षाओं के लिए तो हो जानी चाहिए। एग्जाम सेंटर के आसपास जैसे जैमर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए प्रॉपर, करी नहीं, यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट करती है, खड़ी करते हैं। तो फिर ये कैसे होता है कि जैसे एग्जामिनेशन, नहीं नहीं, ये कार्रवाई होना चाहिए। आप पेपर खत्म हुआ, पेपर होने के बाद तुरंत एक्सप्लेनेशन चल रहा होता है, वो कैसे होता है, विद इन सेकेंडों में वो आता है उतनी दूर तक बच्चा निकल के। नहीं, उनकी टीम रखती रहती है वहाँ जाके। अच्छा, टीम भी रखते हैं। यहाँ पे तब बंद हुआ जब अतीक अहमद वाली घटना हुई थी। हाँ, 4 दिन इंटरनेट बंद था, इंटरनेट नहीं चला। 4 दिन था बंद था। तो इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंकिंग दूसरी है, नंबर 1 में म्यांमार है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत के हैं। 20 टॉप 20 में हम लोग हैं। सबसे ज्यादा कौन प्रदूषित है आपका, भारत का। पहले वर्ल्ड लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, चाड, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, भारत की 5वीं रैंक है। ठीक है, चाड नंबर 1 है। वर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बेगूसराय भी तो हुआ था कुछ बीच में, सेकंड नंबर पे बेगूसराय। ठीक, वर्नीहाट पर याद रखिएगा। दिल्ली की हालत, दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, 6वें वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। ठीक है, मैं इसीलिए दिल्ली से बहुत बुरा हाल है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हो गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट। समझ में आ रहे हैं ना ये रिपोर्टें, वहां रिकॉल हो जाएगा, एक बार बस सुन लिया याद हो जाएगा।
तो यूनेस्को के द्वारा एक ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, याद करिए, विश्व पहला ग्लेशियर दिवस, ये पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइम। हाँ, शीर्षक था इसका पर्वत एवं ग्लेशियर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम आपका आयोजित किया गया, और रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि दुनिया में मीठा जल कितना है, खारा जल कितना है, कितना इसका उपयोग हो रहा है, कितना हर वर्ष ये गंदगी को झेल रहा है, ये सारी बातें हैं, कितना प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण का शिकार हो रहा है, सब डराने वाली बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य नंबर 6 के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि सभी को हमें स्वच्छ जल देना है, पर क्या क्या स्थिति अभी वर्तमान में है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, पूरी रिपोर्ट को, ठीक है। इसमें पूरी रिपोर्ट में हर एक, उसमें ये मेंस ओरिएंटेड जो है कंटेंट ज़्यादा है। यदि आपका जल से और हिम्मत से क्वेश्चन आएगा तो ये मेंस वाला भी क्यों पढ़ना है? मेंस वाला तो बाद में देखा जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, तो ये मेंस ओरिएंटेड है आपका, इससे रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट अब एक दो और सूचकांक बचे हैं आपके। एक है आपका 2025 के 100 स्टार्टअप शहर, वो 10 स्टार्टअप, टॉप 10 स्टार्टअप शहर में नंबर 1 है सैन फ्रांसिस्को। स्टार्टअप समझते हैं? हाँ, क्या होता है? कंपनियां नया व्यापार करती हैं। व्यापार करने को स्टार्टअप नहीं कहते। स्टार्टअप एक ऐसा है जिसमें तकनीकी आधारित व्यापार किया जाए, जिसका स्केल बड़े स्तर पे हो, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप का मतलब ये थोड़ा है कि हम कुछ भी चालू कर दे, वो जैसे MBA चाय वाला, वो स्टार्टअप नहीं है ना। बहुत सा बीकॉम पानीपुरी वाला, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप मतलब विज्ञान साइंस आधारित ऐसा उद्योग जिसका स्केल अप किया जाए, जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, एग्जिस्टिंग जो है कोई उद्योग ना हो या उसके कंपटीशन में हो। जैसे फिनटेक बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं, फिनटेक समझते हैं? पेटीएम हो गया, यानी फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। एडटेक, जैसे बहुत सारे एडटेक अभी स्टार्टअप भी हैं, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जितनी चीजें विज्ञान के साथ जुड़ करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है और उनका स्केल अप होता है, उन्हें स्टार्टअप कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? अब स्टार्टअप की परिभाषा यह है जो स्केल किया जा सके, जिसका विस्तार किया जा सके। तो भारत में स्टार्टअप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और स्टार्टअप ही है, स्टार्टअप कल्चर इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है इस दौरान। तो नंबर 1 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का है, पहले नंबर पे है। न्यूयॉर्क और लंदन ये दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। भारत में बंगलुरु आपका मोस्ट, सबसे जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सब बंगलुरु में बैठे हुए हैं। बंगलुरु है या नोएडा है, दूसरी जगह पे है ना। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, 10वें स्थान पे आता है स्टार्टअप कल्चर पे। जितने स्टार्टअप आपके बनते हैं वो सब आपके बंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये सारे शहर है। पुणे, हैदराबाद भी आपका बहुत अच्छा है। मुंबई, यहाँ पे क्या है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट है। अब जैसे प्रयागराज ये है, यहाँ पे इंफ्रा नहीं है। चेन्नई 28वें 88 रैंक पे है। टॉप में आप बंगलुरु याद रखिए, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी कंपनी आपको डालनी है, वहाँ पे बना बनाया आपको ऑफिस मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आप हायर करिए, ठीक है, सरकारों ने कर रखा है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब पूरा होना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम से ही, अभी जैसे हेल्थ के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। अब सब AI बेस्ड होने वाला है फ्यूचर, बस ये देखते जाना। मुश्किल से देखते देखते दुनिया बदलेगी आपकी, ऐसी बदलेगी कि आपको, हमें लगता था कि मोबाइल आते ही सब कुछ बदल गया। मोबाइल ने भी बहुत कुछ बदला है। घर में आप देखिए, टीवी को रिप्लेस कर दिया, क्लॉक वॉच को रिप्लेस कर दिया, बहुत चीज़ें रिप्लेस हो गई मोबाइल से। टीवी रिप्लेस होती हुई नहीं दिख रही। टीवी अब कोई देखता है घर पे? हाँ, बहुत कुछ। कंप्यूटर भी रिप्लेस हो गया मोबाइल ने, लेकिन अभी कंप्यूटर को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया। हाँ, व्यक्ति भी रिप्लेस आपकी पीड़ाएं अलग हैं, व्यक्ति कैसे रिप्लेस हो रहा है भाई। तो स्टार्टअप शहर सैन फ्रांसिस्को नंबर 1 में, बंगलुरु। इसके बाद आगे चलते हैं।
मतलब सोशल मीडिया ने थोड़ा सा क्या किया है, सोशल मीडिया ने आसपास मतलब सब कमजोर कर दिया। रिश्तेदारों से, लास्ट रिश्तेदार से कब बात हुई थी? कल, जबकि दशहरा भी था। कल ही आए थे शाम को। सामाजिकता खत्म हो गई ना, आपके रिश्तेदार पड़ोसी सब सोशल मीडिया में, बस वो फेसबुक में मिल जाएगी पूरी लिस्ट, वो चीज हुई है थोड़ा सा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हो गया आपका, यूनिकॉर्न अभी नहीं हुआ। यूनिकॉर्न इंडेक्स का क्या पर्पस है? यूनिकॉर्न समझते हैं? ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर हो जाए, इंडिया के रुपए के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए, तो वो क्या बन जाती है आपकी? यूनिकॉर्न बन जाती है। ठीक है, तो भारत में यूनिकॉर्न कल्चर, यूनिकॉर्न कंपनियों का आप देखेंगे कभी लिस्ट 100 हुई थी, कभी कम है। अभी कितने यूनिकॉर्न है? 64। ये इसका मतलब समझ रहे हैं यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? आज यूनिकॉर्न है, वो कल रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है। ठीक है, आज उसकी वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन समझते हैं? वैल्यूएशन एक रियल वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन एक इमेजिनरी वैल्यू है। जैसे अभी वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? MS माइक्रोसॉफ्ट होगी, और ये एप्पल है, जैसे है ना, एप्पल सबसे वैल्यूएशन वाली कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी आती है। यानी आप उसे खरीदने निकलो तो आपको इतना पैसा आपके जेब में होना चाहिए, उसे खरीद डालोगे। कंपनियां भी खरीदी बेची जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां एक्वायर होती रहती हैं। तो वो आज है, कल की वैल्यूएशन हो सकता है उसकी डाउन भी चली जाए, हो सकता है कल वो और प्लस भी हो जाए। वो नंबर्स में होता है, किसके पास कितना मार्केट एक्वायर्ड है, किसके पास कितने लोग हैं, कितना सेल है ना, सेल कितने टाइम्स प्लस, वो उस हिसाब से पूरी वैल्यूएशन निकाली जाती है। ठीक है, तो भारत में भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये मतलब ये आपका एक मिला जुला रूप रहता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखें तो टोटल 1523 यूनिकॉर्न है। अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, 758 यूनिकॉर्न अमेरिका में है। चाइना में 343 यूनिकॉर्न है, यानी 343 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 मिलियन डॉलर से ऊपर है। भारत में कितनी है? 64 यूनिकॉर्न है, 64। 343 के बीच में कोई और आया ही नहीं। हाँ, भी नहीं है, UK 61 है आपका, नहीं है ना, बाकी कंट्रियों में भी बहुत बुरा हाल है ना। और एक स्टार्टअप चलना बहुत रिस्की चीज है। स्टार्टअप के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ फंड की, पैसा नहीं होता है। स्टार्टअप में आप देखोगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब जला रही हैं पैसे को, कोई भी, वो तो चलो एक एग्जांपल आप आपके क्षेत्र का है इसलिए आप ले रहे हो, बाकी भी जितने बड़े बड़े आपको स्टार्टअप दिख रहे हैं वो सारे जला रहे हैं पैसे को। उसमें प्रॉफिट वाला कितने हैं? बहुत कम होंगे। प्रॉफिट भी 5-6 साल 10 साल, कई बार प्रॉफिट आता ही नहीं कंपनी को और उससे पहले ढेर हो जाती है। ये भी स्थितियां होती हैं। फिर या कहीं मर्जर हो गया या खत्म हो गई, तो वो बहुत मोस्ट रिस्की चीज है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को अपने इससे पहले पूरा होता। वो सबसे मूल्यवान इस समय यूनिकॉर्न कौन सा है? SpaceX, याद कर लीजिएगा। सबसे मूल्यवान कौन सा है यूनिकॉर्न? SpaceX। SpaceX समझते हैं कौन है? दूसरे नंबर पे कौन सा है? OpenAI। SpaceX एलन मस्क का है, OpenAI सैम अल्टमैन है, हाँ उन्हीं का है। OpenAI दूसरे नंबर पे है। आप सोच रहे हैं कि सबसे मूल्यवान एप्पल है, वो कंपनी है ना, वो यूनिकॉर्न में नहीं आती। यूनिकॉर्न तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। हम यूनिकॉर्न कंपनी की बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ऊपर है, बिलियन में, जिनकी अरब डॉलर में जिनकी वैल्यूएशन है। तो उसमें से सबसे नंबर 1 पे SpaceX है, दूसरे नंबर पे आपका OpenAI है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? अब कौन सा एक और कौन सा बचा? कुछ नहीं बचा। शांति हो गया, प्रेस स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपके लगभग। ठीक है, अब लगभग इतने ही सूचकांक आपके आते हैं, इतने एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए सेशन हम यहीं तक रखेंगे, आगे का हम